नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में धमाका, 15 किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज। लोगों में भूकंप की रही दहशत, पूरे मामले में खामोश प्रबंधन। रामपायली के बेनी टोला में एक नवविवाहिता ने किया अग्नि स्नान, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। शहर के बस स्टैंड में बस से दबकर हुई हेल्पर की मौत, बस लगवाते समय हुआ हादसा। फरहान राइस मिल का कस्टम मिलिंग का अनुबंध निरस्त, समय सीमा के भीतर कस्टम मिलिंग जमा नहीं करने का मामला। पंचायत चुनाव के लिए खाका तैयार, जारी की गई पंचायतों की अंतिम सूची। किरनापुर में सर्वाधिक और बैयर में सबसे कम पंचायतें। प्रशासन ने शुरू की खाद्य दुकानों की जांच, आधा दर्जन दुकानों में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 13 वर्ष से अतिथि शिक्षकों के भरोसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच की चल रही पढ़ाई। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय को नेट की टीम ने दिया बी ग्रेड, छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। और काजू दिलाएगा बालाघाट जिले को नई पहचान, 200 हेक्टेयर में किसान लगाएंगे काजू। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा बीते कई वर्षों से जिला मुख्यालय में संचालित शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय के नए भवन निर्माण को हरी झंडी दे दी गई। महाविद्यालय परिसर में ही सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी, अतिरिक्त कक्ष सहित भविष्य में कक्षाओं के विस्तार की योजनाओं को लेकर 1 वर्ष के भीतर नया भवन निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे महाविद्यालय के भीतर छात्राओं की पढ़ाई में बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। शासन की तो पूरी योजना है और पीछे हम भवन बनाएंगे, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ जाएगा ऐसी उम्मीद है। और हम हॉस्टल भी 100 सीटर बनाएंगे वर्ल्ड बैंक से, शासन की योजना है। 1-2 साल में आने वाले भविष्य में अगले वर्ष हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। आपको बताएं कि कक्ष की कमी की वजह से बीते कई वर्षों से महाविद्यालय के भीतर 2 पारियों में पढ़ाई पूर्ण करवाई जा रही है। वहीं लाइब्रेरी, प्रयोगशाला भवन नहीं होने के कारण प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्ण करवाने में बेहद ही कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। निश्चित ही नए भवन से छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के पहले मध्य प्रदेश शासन पंचायती राज विभाग के द्वारा बालाघाट जिले की पंचायतों की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है, जिसके अनुसार सर्वाधिक 87 पंचायत किरनापुर जनपद में, सबसे कम 56 पंचायत बैयर जनपद में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 के जनसंख्या वाले गांव को पंचायतों में परिवर्तित कर दिया गया। इसके लिए परिसीमन के अनुसार पंचायत के निकट के टोले और गांव को सुविधा के अनुसार शामिल किया गया, जिसके बाद जिले के भीतर 722 पंचायतों की अंतिम सूची जारी कर दी गई। आंकड़ों के मुताबिक बालाघाट जनपद में 80, लांजी जनपद में 81, किरनापुर जनपद में 87, बैयर जनपद में 56, परसवाड़ा जनपद में 60, बिरसा जनपद में 69, वारासिनी जनपद में 64, खैलांजी जनपद में 65, कटंगी में 82 और लालबरा जनपद में 78 पंचायतें होगी। इन आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक जनपद में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार आरक्षण का आंकड़ा तय किया जाएगा। बैयर, बिरसा, परसवाड़ा को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित होगी। जिला पंचायत के प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के अनुसार पंचायतों के परिसीमन की अंतिम सूची जारी होने के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बालाघाट जिले में अब तक 1,07,000 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। किसानों के पंजीयन का कार्य 25 अक्टूबर तक ही किया जाएगा। किसानों से अपील की गई है कि वे 25 अक्टूबर 2019 तक अपना पंजीयन करा लें। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री चौधरी ने बताया कि बालाघाट जिले में 165 केंद्रों पर पंजीयन किया जा रहा है। इसके अलावा किसान मोबाइल ऐप से भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस वर्ष 16 किसानों ने मोबाइल ऐप से अपना पंजीयन कराया है। गत वर्ष 1,13,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। प्रदेश सरकार के द्वारा बालाघाट जिले का चयन काजू की खेती के लिए किया गया है।
जिले में काजू की खेती के लिए 200 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इन किसानों को काजू के पौधे प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले से 31,000 काजू के पौधे बालाघाट पहुंच गए हैं और इनका वितरण प्रारंभ हो गया है। सहायक संचालक उद्यान सीबी देशमुख ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग से बालाघाट जिले के लिए 31,000 काजू के पौधे प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद 9,000 काजू के पौधे और प्राप्त होंगे। बालाघाट जिले के 200 हेक्टेयर क्षेत्र में काजू के पौधे लगाने के लिए 200 किसानों का पंजीयन किया गया है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के दौरान धान की तौल के लिए सभी केंद्रों पर 6 इलेक्ट्रॉनिक तौल काटे और तौल के बाद बोरों की सिलाई के लिए 2 मशीन उपलब्ध होगी। यह आदेश कलेक्टर दीपक आर्य ने सभी खरीदी केंद्र को दिए हैं। 15 दिनों के भीतर इस आशय का प्रमाण पत्र दे कि सभी केंद्रों में 6 इलेक्ट्रॉनिक तौल काटे और 2 सिलाई मशीन उपलब्ध करा दी गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जाने वाले धान के परिवहन के लिए टेंडर की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया है। धान की खरीदी प्रारंभ होने के साथ ही उनका परिवहन भी तेजी से करना है। कलेक्टर श्री आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के किसी भी धान खरीदी केंद्र में धान की खरीदी मुख्य सड़क के किनारे नहीं की जाएगी। गत वर्ष देखने में आया कि सड़क के किनारे धान खरीदी करने से आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था शीघ्र कर ली जाए और इस बार से राइस मिलर से प्राप्त बारदानों की वीडियोग्राफी भी कराना है, जिससे पता चल सकेगा कि खराब बारदाने कहां से आ रहे हैं। बैठक में बताया गया कि धान की खरीदी के लिए जिले में 4,000 बारदाने उपलब्ध हो गया है और उनका बालाघाट, वारासिवनी व कटंगी से वितरण किया जाएगा। बढ़ती हुई बिजली के दाम और स्कूलों को बिजली से रोशन करने के लिए स्कूलों की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई जा रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी पीके जैन को निर्देशित किया कि वे जिले के 250 स्कूलों में बिजली सप्लाई के लिए सोलर पैनल लगाने का कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। इन सभी 250 स्कूलों में नेट मीटरिंग पद्धति से सोलर पैनल को जोड़ा जाए। इसके लिए उपलब्ध कराए गए मीटरों का जबलपुर से शीघ्र परीक्षण कराने के बाद 15 दिनों में सभी 250 स्कूलों में सोलर पैनल काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। लांजी एसडीएम के द्वारा विगत दिनों फरहान राइस मिल के 2 ट्रकों को चावल के साथ पकड़ा गया था। जांच में पाया गया कि दोनों ट्रक के ड्राइवर कस्टम मिलिंग के इस चावल को निर्धारित स्थल से शासन के गोदाम में न ले जाकर महाराष्ट्र ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर दोनों ट्रकों को थाने में खड़ा कर दिया गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी को निर्देशित किया कि वे फरहान राइस मिल्स खेमा लांजी का कस्टम मिलिंग का अनुबंध तत्काल निरस्त करें और आने वाले समय में इस राइस मिल से कस्टम मिलिंग के लिए कोई भी अनुबंध न किया जाए। फरहान राइस मिल को कस्टम मिलिंग के लिए ब्लैक लिस्टेड करने का प्रस्ताव प्रदेश मुख्यालय भेजने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर श्री आर्य ने जिला विपणन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे फरहान राइस मिल्स के मालिक से कस्टम मिलिंग का बकाया चावल समय सीमा में जमा कराए। समय सीमा में चावल जमा नहीं कराने पर फरहान राइस मिल्स के मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले के सभी राइस मिलर्स को निर्देशित किया गया है कि वे कस्टम मिलिंग का चावल समय सीमा में जमा कराएं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और चावल की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं रहना चाहिए। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय को नेक बेंगलुरु से आई टीम ने बी ग्रेड दिया है। निश्चित ही जिले के तमाम उन छात्रों के लिए यह अच्छी खबर होगी जो इस महाविद्यालय में अध्ययनरत है या भविष्य में अध्ययन करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि विगत 11 और 12 सितंबर को नेक बेंगलुरु की टीम ने 2 दिन के निरीक्षण के बाद जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय को बी ग्रेड दिया है, जिसके बाद महाविद्यालय को मिलने वाली कई सुविधाओं में इजाफा हो जाएगा। इससे निश्चित ही यहां पढ़ने वाले छात्रों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पूर्व के वर्ष में भी नेक की टीम ने महाविद्यालय का निरीक्षण किया था। इस दौरान भी उन्हें प्लस दिया गया था, लेकिन समय के साथ साथ नेक ने अपने मापदंडों में परिवर्तन किया और इस बार हुए निरीक्षण में महाविद्यालय को बी ग्रेड दिया है। 11-12 सितंबर को नेक बेंगलुरु से की जो पीयर टीम थी, इस टीम ने आके यहाँ का जो निरीक्षण किया था उसका रिजल्ट अभी हमको कल शाम को प्राप्त हुआ है। उसमें इस महाविद्यालय को बी ग्रेड प्राप्त हुआ है। सर बी ग्रेड तो मिला है, किस तरीके का लाभ मिलेगा सर महाविद्यालय में? बी ग्रेड से देखिए 2 बातें थी। एक विश्व बैंक परियोजना से उच्च शिक्षा जो ऋण ले रहा है तो उसमें पीजी कॉलेज का भी नाम है और उसका आवंटन भी प्राप्त होने लगे हैं। तो उसकी एक पहली शर्त थी कि आपका नेक से एक्रीडिटेशन होना अनिवार्य है।
तो पहली तो अपन ने वो एक शर्त पूरी कर ली जिससे वो ग्रांट का रास्ता खुल गया। दूसरा, विश्व बैंक के अलावा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन, ये केंद्रीय शासन का एक संस्थान है जो उसको शॉर्ट में रूसा कहते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन। तो ये लगभग 2 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स आदि के लिए देगा। तो अगला कदम यही होगा कि रूसा से ग्रांट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाए। 23 अक्टूबर को नगरपालिका परिषद में होने वाली पीएससी की बैठक से पूर्व गहमा गमी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। प्रत्येक पार्षद अपने वार्ड के विकास के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह इस कार्यकाल की इस बैठक को अंतिम बैठक भी माना जा रहा है। शहरी विकास के लिए टेंडर लगाना, नामांतरण के केस पास करना, ट्रैक्टर खरीदी, ठेकेदारों को भुगतान नहीं होना जैसे मुद्दे गहमागहमी भरे हो सकते हैं। शहरी विकास के लिए इसमें कुछ वार्डों के जो टेंडर होना है उसके एजेंडा रखा गया है, और दूसरी बात उसमें कि जितने भी नामांतरण के जो केस हैं 86 केस वो हैं, और लगभग 35-36 केस वाले हैं जो मकानों के, भवनों के नामांतरण रखा गया है। उसमें ये नामांतरण और जो वार्डों के जो विकास के, रोड हो गया, नाली हो गया, उसके एजेंडे में ट्रैक्टर खरीदने की भी बात सामने आ रही है। अभी उसमें एजेंडा में आया नहीं है, हो सकता है उसमें जोड़ दें, क्योंकि हमको ट्रैक्टर की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शहर बहुत बड़ा हो चुका है और हमारे पास गाड़ियाँ तो है, छोटी गाड़ियाँ, लेकिन ट्रैक्टर कुछ मात्रा में कम है। नहीं, देखो अभी शासन जो सरकार बदली है ना, कांग्रेस की जो सरकार बैठी प्रदेश में, उस वजह से अभी चंगी फुंगी भी हमारे पास जो आना था 1 से 1.5 करोड़ रुपए आता था हर साल के, उसमें भी कुछ कटौती हुई, हमने ऐसा सुने। नामांतरण के प्रकरण अधिकांश न्यायालय तक जा रहे हैं। इन बातों को देखते हुए परिषद में नामांतरण के मुद्दों पर विशेष चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को 7वां वेतनमान, विकास कार्य के लिए ट्रैक्टर की खरीदी सहित अन्य मुद्दे हो सकते हैं। काम पेंडिंग होने की वजह से शहर विकास के कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। कल की परिषद की जो बैठक है उसमें 1-2 वार्डों के विकास के काम आए हुए हैं और कुछ नामांतरण के काम आए। पूर्व परिषदों में जो नामांतरण हुए जैसे बाजारों के, बस स्टैंडों के, वो पहले अधिकार दे दिए थे अध्यक्ष महोदय को, चूँकि परिषद से स्वीकृत नहीं थी। लोग जा रहे हैं हाईकोर्ट नामांतरण प्रकरणों में, तो हाईकोर्ट में बड़ी दिक्कतें आ रही नियम कानून के तहत में, तो परिषद की मोहर लगाने के लिए वो प्रस्ताव लाया गया है। क्या लगता है आपको? अब वो कल उसमें चर्चा करेंगे हम कि कौन कौन से प्रस्ताव जो नामांतरण के हुए हैं, चाहे गुजरी बाजार के हो या इतारजीगंज के हो या फिर बस स्टैंड के हो। वो तो बहुत पुराना नामांतरण का मामला लग रहा था। वो 2 रेजिंग के है, ये 5-5, 10-10 साल के पहले के है। और विकास कार्यों की अगर बात करें तो विकास कार्य है क्या नहीं? विकास कार्यों में ट्रैक्टर खरीदने वाला ही सर्व शिक्षा अभियान से पूछना उसमें कितनी राशि है, और कुछ कर्मचारियों के 7वां वेतनमान का जो राशि मिलना है उनको एरियाज के तौर पे, वो निकाहे को ही देना है। शासन के ऐसे एक लेटर लगा हुआ है, उसमें मैंने जो पढ़ा हूँ, जो अध्ययन किया उसके हिसाब से। मतलब शहर विकास के लिए कुछ भी नहीं है उसमें? शहर विकास के लिए तो ऐसा है कि पुराने विकास ही नहीं हो पा रहे अभी जो होना है। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहे पुराने विकास? ठेकेदारों के पेंडिंग है प्रकरण, वो पैसा। इस कार्यकाल की पीआईसी बैठक को संभवतः अंतिम बैठक माना जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राशि का आवंटन नहीं किए जाने से लगातार कर्मचारियों के भुगतान में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल की बैठक संभवतः अंतिम बैठक नगरपालिका परिषद की हो सकती है, और इस परिषद में जो महत्वपूर्ण विषय है, कल की बैठक में वो सारे महत्वपूर्ण विषय एक साथ रखे जा रहे हैं और कल उस विषय पर चर्चा होगी नगरपालिका परिषद की बैठक। सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि नगरपालिका परिषद के जितने भी नामांतरण हैं, जो लीज का नामांतरण है, दुकानों का नामांतरण है, उसके जो आवेदन आए हैं जो पिछले 5 सालों से स्वीकृत नहीं हो पाए हैं, उस पर चर्चा होगी। भवनों के नामांतरण हैं, उस पर चर्चा होगी। कुछ विषय ऐसा है कि हमारे जो कर्मचारी है उनको प्रति समयमान वेतन दिया जाना है, उसके विषय में चर्चा होगी। कुछ एक खरीदी के कुछ विषय है, उस पर भी कल चर्चा करेंगे। देखिए, जिस प्रकार के विषय रखे गए हैं तो ये निश्चित हो सकता है कि कल की बैठक कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में बड़ी गंभीर बैठक हो सकती है, क्योंकि विषय इस प्रकार के रखे गए हैं कि हमारे जितने पार्षद हैं वो उन विषयों पर प्रश्न तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी और यहाँ के कर्मचारियों से करेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल की बैठक संभवतः हंगामेदार हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष रामभाऊ पंचेश्वर मानते हैं कि इसे अंतिम परिषद की बैठक हो सकती है।
इस दौरान दुकानों की रजिस्ट्री जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है और दूसरा व्यक्ति संचालित कर रहा है, वह नगर पालिका की जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री नहीं हो सकती सहित अन्य मुद्दों पर गहमागहमी वाली चर्चाएं हो सकती। आखिरी परिषद कहो या जाते जाते वाली परिषद कहो, अभी तक जो भी विकास कार्य के एजेंडे रखे गए परिषद में, तो उस विकास कार्य को धीमी गति कहो या तेजी गति कहो हो ही रहा है। लेकिन कल का जो एजेंडा है कल की परिषद में, उस एजेंडा में सबसे ज़्यादा रखा गया है कि दुकानों का ट्रांसफ़र, तो उसमें ट्रांसफ़र नहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं एजेंडा में ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्री। तो हम माननीय सीओ महोदय से पूछेंगे कि भाई दुकान यदि नगर पालिका की है, शायद किसी अन्य व्यक्तियों के नाम में आज से लेकर के पुरखों तक वो चल रही है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ उसका उसी के परिवार को मिल सकती है, लेकिन दूसरों को रजिस्ट्री नहीं हो सकती। नगर पालिका की ज़मीन जनता की ज़मीन होती है, उसको बेचा नहीं जा सकता, पहला चीज़। दूसरा एजेंडा ये रखा हुआ है कि भाई हमने कई दिनों से परिषद से मांग की कि नगर पालिका में जो विद्युत कनेक्शन हर वार्डों में लगाया जाता है, तो उनके लिए क्या है, गाड़ियाँ नहीं है। तो अपन जो गाड़ी खरीद रहे कचरा गाड़ी, तो कचरा गाड़ी ना खरीद के विद्युत के लिए एक गाड़ी खरीद दे, तो जनता जो लाइट के लिए चिल्लाती है, आए दिन परेशान करते हैं, हम ही पार्षद लोग परेशान करते हैं, तो वो बिजली वाली गाड़ी यदि खरीद दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कचरा गाड़ी तो रखी हुई है। पर विकास कार्य के लिए कल में कोई एजेंडा नहीं है। मामला जो भी हो, लेकिन हर पार्षद यही चाहता है कि उसके रुके हुए विकास कार्य पूरे हो जाए, लेकिन नगर पालिका के पास आय के दूसरे साधन नहीं है। उसकी स्थिति वर्तमान समय में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी है। 50 लाख रुपए कुल उसकी आमदनी हो रही है और 85 लाख उसे वेतन का भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसे में विकास कार्य तो रुके पड़े हैं। दूसरी ओर बैठक से आधा सैकड़ा से अधिक ठेकेदारों को बड़ी आस लगी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कार्यकाल की अंतिम बैठक उनके रुके हुए लंबित भुगतान पर शायद कुछ फैसले लिए जा सके। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र 100 अंक के स्थान पर अब 80 अंक के रखे जाने का फैसला लिया जा रहा है। ऐसा किए जाने से 33 नंबर की स्थान पर 27 नंबर पासिंग मार्क होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें भी व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से इस विषय पर जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक पुख्ता आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे वे स्कूलों में इसकी जानकारी प्रेषित कर सके। उनके अनुसार बीते वर्ष भी मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा एक नया प्रयोग किया गया था, जिसमें 5 विषय में पास होने का नियम लागू किया गया था। ऐसा व्हाट्सएप मैसेज में अभी चल रहा है कि 100 की जगह 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा, लेकिन वो जो पिछले बार ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई थी बोर्ड के द्वारा, जो कक्षा 10वीं के जो 5 विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सोशल साइंस और संस्कृत में कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र जरूर था। 100 नंबर पे ही उसको अंक निर्धारित किए गए थे छात्र को, लेकिन कैलकुलेशन ने 80 अंक के आधार पर किया था और 20 अंकों का उसका प्रोजेक्ट वर्क यहाँ से जो अंक भेजे गए थे उसके आधार पर उनको दिए गए थे। और इस प्रकार मतलब हो सकता है कि अब माध्यमिक शिक्षा मंडल कोई नया फैसला ले कि प्रश्न पत्र को ही 80 नंबर का कर दे, तो अभी ऐसा मेरे संज्ञान में ऐसा पत्र देखने में नहीं आया है। आपने बताया और लोगों ने बताया, तो हो सकता है कि ऐसा माध्यमिक शिक्षा मंडल कर दे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कर्मचारियों की मांग के अनुसार दीपावली से पहले 25 अक्टूबर को वेतन दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्किल ने बताया कि उनके द्वारा बीते दिनों ही इस विषय पर मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। शासन ने उस मांग को मान लिया है। इसमें कर्मचारियों में उत्साह तो होगा, क्योंकि दीपावली एक पर्व है जिसमें पेंशनधारी मजदूर और कर्मचारी एक हर्षोल्लास से मनाता है, जिसमें घरों की साफ़ सफाई और बहुत से ऐसे त्यौहार में पारिवारिक जो बाहर पढ़ने वाले बच्चे और पूरे परिवार के साथ जो मनाता है उसमें उत्साह तो मिलेगा। और वित्त विभाग द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया है उसमें कर्मचारियों के लिए जो सरकार का जो निर्णय है वो सराहनीय है। और मैं माननीय कमलनाथ जी का आभार और माननीय वित्त मंत्री जी तरुण भनोट जी का और जिले के मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस निर्णय में उन सभी की सहभागिता रही और इसमें कर्मचारी सभी उत्साहित हुए। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम के अनुसार उन्हें शासन का पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही वरिष्ठ स्तर से आदेश प्राप्त होगा उसके अनुसार दीपावली से पहले सभी का वेतन करवा दिया जाएगा। अभी डाक देख नहीं पाए हैं, अब हो सकता है कि उसमें मेल में आया होगा, कलेक्टर साहब के मेल में अगर आया होगा तो तत्काल उनका कार्रवाई की जाएगी
और दिवाली के पहले भुगतान कर दी जाएगा सभी कर्मचारी को वेतन। मतलब खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए, सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो अब दिवाली के पहले अगर मिल जाएगा एक हफ्ता पहले, तो उन्होंने अपना दीपावली त्यौहार अच्छा हर्षोल्लास से मनाएंगे। और खुशखबरी तो यही है कि वित्त विभाग ने पहले वेतन देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में बाल श्रम को लेकर जहां एक ओर शासन प्रशासन के द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं जिले भर में भी बाल श्रम को रोकने के लिए श्रम विभाग के द्वारा बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए अन्य विभागों की भी मदद ली जा रही है। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सहायक श्रम अधिकारी PL पिछोड़े ने बताया कि देश में बाल श्रम को लेकर मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। इस रैंक को कम करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और टीम के द्वारा लगातार शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए जहां एक ओर प्राचार्यों की बैठक में उनसे सहायता की बात की गई, वहीं अन्य विभागों की मदद से बाल श्रम पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। श्रम आयुक्त महोदय और मध्य प्रदेश शासन से मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाना है। इस दौरान प्रचार प्रसार के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में हमने सभी परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास के अंतर्गत और सभी जनपद के CO को पत्र जारी किया है कि आप यहाँ जब भी मैदानी कर्मचारियों की बैठक हो तो हमें सूचित करें, ताकि हम इसका प्रचार प्रसार कर सकें, इसका दिशा निर्देश के बारे में जानकारी दे सकें। इसी तरह में आज दिनांक MLB को सभी प्राचार्यों की बैठक हुई थी, तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमें आमंत्रित किया था कि इस योजना के अंतर्गत कुछ जानकारी दें। हम लोग गए थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने बाल श्रम के प्रतिशत मिनिमम 1986 के अंतर्गत प्रावधानों के बारे में जानकारी दी एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का हम लोगों ने अनुरोध किया। अच्छा सर, अभी क्या स्थिति, क्या कोई ऐसे प्रकरण सामने आया है जिसमें बाल श्रम करवाया जाए? लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत जाम के वार्ड क्रमांक 1 में ग्राम पंचायत के द्वारा 14वें वित्त से 150 मीटर लंबी पक्की सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वर्षों से आवाजाही की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों व राहगीरों को जल्द ही समस्या से निजात मिल जाएगी। सीसी सड़क के निर्माण होने से जहां स्थानीय ग्रामीणों को वर्षों से व्याप्त कीचड़ की समस्या से निजात मिलेगी। इस रोड बनने से यहाँ का जो आवागमन है अच्छा होगा और यहाँ की जो समस्या थी लोगों की कीचड़ बरसात के दिनों में जो परेशानियाँ होती थी उससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए इस वार्ड की रोड को प्राथमिकता क्रम में लेते हुए अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाली रोड बनाने का प्रयास। ये पहले क्या मट्टीकरण हुई थी, यह रोड में क्या कीचड़ पानी गाय ढोर सब जाना था। यहाँ से बच्चे सब स्कूल के ऐसे पढ़ने वाले, ये क्या है थोड़ा बनाने की इसकी मांग की जी, कीचड़ तो अभी संतुष्ट है वार्डवासी? बगदेही व सेलवा के ग्रामीणों को भी मुख्यालय जाम पहुंचने के लिए आवागमन सुलभ होगा। पद्मेश से चर्चा में ग्राम पंचायत जाम के उपसरपंच मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि 14वें वित्त से 150 मीटर लंबी व 14 फीट चौड़ाई की सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सड़क के बनने से बगदेही सहित अन्य ग्राम के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। सीसी रोड का निर्माण हो रहा है वार्ड नंबर 1 में, जो काफ़ी ग्राम जाम के हिसाब से बगदेही रोड को जोड़ती है और जिसमें आवागमन काफ़ी रहता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस रोड को 14 फीट बनाने का ग्राम पंचायत वार्ड ने निर्णय लिया। अभी कब से शुरू हुआ है कार्य? कल से ये काम शुरू हुआ। ये कितने मीटर चौड़ी कौन से मत से हो रहा है? 14 फीट से हो रहा है। जिले के रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेनी के बेनी टोला में 22 अक्टूबर को नवविवाहिता राजेश्वरी खरे ने स्वयं को आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका ग्राम पंचायत बेनी के बेनी टोला निवासी 28 वर्षीय राजेश्वरी पति मानसलाल खरे सुबह 7 बजे अपने घर में थी, जो घर में प्रतिदिन की दिनचर्या के अनुसार घरेलू कार्य कर रही थी और घर के सभी सदस्य अपने अपने कार्य में जुट गए थे। इस दौरान राजेश्वरी खरे खाना बनाने के लिए घर के पीछे की तरफ गई और सभी घर वाले अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। तभी 7:30 बजे आग का धुआं परिजनों को और पड़ोसियों को दिखा, जिस पर वे दौड़ कर गए तो देखा कि राजेश्वरी आग की लपेटों में दहक दहक कर जल रही थी, जिसे तत्काल कंबल से परिजनों के द्वारा आग पर काबू पाया गया
जिसके बाद राजेश्वरी के शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल न होने पर परिजनों ने रामपाली पुलिस को सूचना दी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी नवीन यादव बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देकर शव का पंचनामा कार्रवाई कर वारासोनी मारशुरी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान मृतिका के मायके पक्ष के लोगों ने उक्त घटना में हत्या की आशंका जाहिर करते हुए बताया कि बेटी जवाई दोनों का पूर्व से ही आपसी विवाद चल रहा था, जिसमें जवाई के द्वारा शराब पी कर आना और आए दिन बेटी से मारपीट करना, किंतु बेटी हमें कुछ ज्यादा नहीं बताती थी, इसलिए उक्त घटना में हमें हत्या की आशंका है। आपको बताएं कि राजेश्वरी खरे का विवाह बेनी के बेनीटोला निवासी मानसलाल खरे से सन 2015 में हुआ था, जिनका 2 साल का एक और 10 माह का एक लड़का है। आज सुबह इसने अंगार लगा ली। कैसे क्या लगा ली? उतने समय कहाँ थे सब लोग? हम अपने काम में थे, जैसे बाप है तो गोबर कचरा, और ये मैं था खेत से आया और जस्ट ऐसा मुँह धोने ऐसा आंगन में बैठा था मैं भी, तो माँ लोग सब घर पे ऐसा वो जो अपने सब्जी उब्जी ये भी काट रही थी और ये भी अपना उस तरफ थी, अभी झाड़ू मार रही थी कि क्या कर रही थी कोई नहीं जानकारी। तो माँ इधर बाहर आई दौड़ते हुए कि अंगार लग गया, अंगार लगा ली करके, तो हम गए ऐसा खतड़ी से उसको ऐसा लपाटे बुझा पानी उनी में मारे। हाँ जी सर। तो उस समय तक जिंदा थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। शंका है हमको, अपने से तो कोई नहीं कर सकते ऐसा। इनका झगड़ा वगैरह चलता था? कैसे रहते थे जी? ये दशहरा से इनका क्या चलता था तो पता नहीं। एक दिन हमारे भाई और मेरा बेटा समझाने आए थे इनको, पति पत्नी में एक दूसरे से मिलजुल के रहो, ऐसा नहीं होता, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ऐसा करके तो इनने रिश्ता तोड़ लिए हमारे साथ में। तो आज वो घटना हो गई रिश्ता तोड़ने का। किन चीजों को लेकर के मनमुटाव चलता था इनके बीच? पता नहीं, अब वो बताएंगे। लड़की तो हमारे को ऐसा बताती नहीं थी, थोड़ा बहुत अब खाने पीने में होता है अम्मा। लालबर्रा के बीआरसी कार्यालय के सभागृह में 22 अक्टूबर को शिक्षा विभाग के समस्त संघों के पदाधिकारियों, सदस्यों व कर्मचारियों की बैठक राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष केजी बिसेन की अध्यक्षता एवं आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला संरक्षक देवेंद्र गौतम की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। इस बैठक में लालबर्रा विकासखंड के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत समस्त द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं पर बिंदुवार विचार विमर्श कर निष्कर्ष निकाला गया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लालबर्रा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही पूर्ण कार्य से शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारी संवर्ग असंतुष्ट है। विकासखंड लालबर्रा के शिक्षा विभाग के जो समस्त कर्मचारी बंधु हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के सारे संगठन जो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं आज यहाँ बैठ कर के एक ज्ञापन तैयार किए, मांगे जो है हमारी वो तैयार किए हैं और उन मांगों पर गहन मंथन करने के पश्चात विकासखंड शिक्षा अधिकारी को हमने सौंपा है। अभी क्या नए संघ का जो गठन हुआ है तो क्या नाम दिया उसका? कोई उसके पदाधिकारी? संयुक्त संघर्ष मोर्चा, संयुक्त मोर्चा हमने नाम दिया है। सर मांग क्या है? मांग है कि जो वेतन है हमेशा लेट होती है, तो 5 तारीख जो है निर्धारित, उस 5 तारीख तक सबको मिल जाए। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं उनको 7वें वेतनमान का जो लाभ मिलना है, वो लाभ जो है अभी भी एरियस की राशि उनको नहीं मिली है, तो अनुमोदन करा करके एरियस की राशि शीघ्र दिलवाएं। ये दूसरा है। प्रति माह 5 तारीख के पूर्व वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। प्राथमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के कर्मचारियों का माह अगस्त का वेतन 9 सितंबर को, सितंबर का वेतन 10 तारीख को हुआ एवं माध्यमिक शिक्षकों का माह सितंबर का वेतन 18 तारीख को हुआ है। शिक्षकों की समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हमारा वेतन प्रति माह होना चाहिए, ये सुनिश्चित करें। दूसरी समस्याएं ये है कि जो क्लेम्स हैं, जैसे कोई व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो जो अनुग्रह राशि होती है उस परिवार को तत्काल मिलनी चाहिए। हमारे 7वें वेतनमान का, हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथियों के 7वें वेतनमान के एरियस की किस्त है, उनके क्लेम्स हैं, वो मिलने चाहिए। कर्मचारियों के असमय मरणोपरांत अनुग्रह राशि का भुगतान समयावधि में नहीं किया जाता है। बीमा क्लेम की राशि का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है सहित अन्य समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण हेतु संघ के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एकजुट होकर शाम 5 बजे विकासखंड शिक्षा अधिकारी DS कुरवेती को ज्ञापन सौंपा है। जी
जैसा कि सर्वदलीय संघ ने जो है मुझे लालबरा विकासखंड के संघ ने जो है आज मुझे ये ज्ञापन सौंपा है। इसमें शिक्षक साथियों की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, उन मांगों पर अमल करना का मेरा प्रयास रहेगा और दीपावली पूर्व भुगतान के आदेश प्राप्त हुए हैं, उसमें मैं भरसक प्रयास करूंगा कि वो वेतन दीपावली के पहले करा। क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे कुछ परेशानी आपने भी रखी कि शासन की ओर से शासन की तो व्यवस्था ये है कि ये ऑफिस में हमारे पास संसाधन नहीं होता है, वो हम 100% जो है एक्सीलेंस स्कूल के ऊपर निर्भर है और उसमें जितने भी जो पेपर है, जो रिफिलिंग का चार्ज है, या कभी कंप्यूटर बिगड़ जाता है या नेट का कट जाना होता है, कभी जो है आज दिन भर से बिजली नहीं रही, तो ये एक थोड़ी बड़ी समस्या। भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंगलवार को जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्लर्क हड़ताल पर रहे, जिसके चलते बैंक का कामकाज प्रभावित रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय और जमा राशि पर ब्याज दर घटने के विरोध में मंगलवार को की गई देशव्यापी हड़ताल के चलते जिले के 13 राष्ट्रीयकृत बैंक और उनकी 71 शाखाओं के कामकाज प्रभावित नजर आए। हड़ताल के चलते लगभग 500 कर्मचारियों ने बैंक कामकाज से अपने आप को पृथक रखा, जिसके चलते लगभग 50% कार्य प्रभावित हो गया। मंगलवार को हड़ताल की सूचना देने के लिए कुछ बैंकों ने बैंकों के द्वार पर हड़ताल का बैनर लगाया हुआ था, वहीं कुछ बैंक का कार्य बगैर ग्राहकों को सूचित किए ही चलता रहा। हालांकि इस हड़ताल में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक खुले रहे, लेकिन क्लर्क ना होने के चलते कैश लेन देन सहित अन्य कार्य प्रभावित रहा, जिसके चलते कई बैंक से ग्राहक मायूस लौटते हुए नजर आए। बालाघाट जिले में 13 राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसकी 71 शाखा है यहाँ पर हमारे यहाँ पे मौजूद है। केवल राष्ट्रीयकृत बैंक की जो कर्मचारी संगठन है उनके द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया। हड़ताल का आह्वान भारत सरकार की जो घोषणा हुई थी कि वो बैंकों का मर्जर करने वाले, उस संबंध में है, तो उसके विरोध में ये हड़ताल की गई है। इसमें सभी कर्मचारी संगठन शामिल नहीं हैं, इसमें केवल एक धड़ाई शामिल है। तो उसके अंतर्गत बालाघाट जिले में बैंकों का दैनिक कामकाज तो प्रभावित हुआ ही है, क्योंकि मुख्यतः कार्य करने वाले कर्मचारी ही होते हैं। इस हड़ताल में अधिकारी वर्ग शामिल नहीं है, तो लगभग 50% से अधिक बैंक शाखाओं में ये कार्य प्रभावित हुआ है। लालबरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहगांव के कुछ बेघर परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। पीड़ितों ने बताया कि भीमगढ़ जलाशय का पानी छोड़े जाने एवं अतिवृष्टि होने से उनके मकान क्षतिग्रस्त होने की बात कहते हुए उन्हें जल्द से जल्द पीएम आवास का लाभ दिलाए जाने की मांग की। समस्या वही है, हमारे मकान का नाम भी नहीं आ रहा है। यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए तो यहाँ भी सूची नहीं है, नाम ही नहीं आया है, इसलिए कि हम बहुत परेशान हैं। अभी हम स्कूल में, कहीं हॉस्पिटल में ऐसे रहते हैं मकान गिरने की वजह से, और समस्या बहुत है। जैसे किस वजह से गिरा मकान? वही बाढ़ पीड़ित से, बाढ़ आने के कारण भीमगढ़ छूट गया था, इसलिए। कितने मकान लगभग इससे प्रभावित हुए थे? पूरे 16 मकान है सर गिरे हैं। तो अभी कहाँ रहना हो रहा है? अभी तो स्कूल में, को शास्त्र केंद्र हॉस्पिटल, वहाँ भी रहते हैं। तो अभी तक शासन द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सर्वे किए? हाँ, सर्वे कई बार किए। बंद ऋतु की बचत राहत राशि तत्काल खाते में दिए जाने, तालाबों में मछली पालन के साथ साथ सिंगाड़ा उत्पादन की भी अनुमति प्रदान करने और रेत उत्खनन व्यवसाय का अधिकार पंजीकृत मछुआर सहकारी समिति व समूह को दिए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को जिला मांझी मछुआ समाज संगठन के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने उक्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की गुहार लगाई। साथ ही मांग पूरी न होने पर आगामी समय में सपरिवार सड़कों पर उतरकर आंदोलन व धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। मछुआरों को जो बचत सहसार राशि बंद ऋतु की दी जाती है, अक्टूबर की आज तारीख 22 हो गई, आज तक मछुआरों के खाते में राशि जमा नहीं हुई। इसलिए हमारे मछुआरे भाई, पूरे जिले के लोग परेशान हैं। दूसरा बिंदु हमारा यह है कि सिंगाड़ा उत्पादन के लिए जिनकी प्रस्तावित कार्रवाई की गई है तालाबों में सिंगाड़ा लगाने, गांव के लोग, पंचायत के लोग उसके खिलाफ में मतलब कलेक्टर को, मछली पालन विभाग को आवेदन करते हैं कि सिंगाड़ा न लगाया जाए। हमारा ये मानना है कि जब तालाब की कार्रवाई 10 पट्टे पर मछली के लिए होती है, तो सिंगाड़ा उत्पादन के लिए भी साथ में कार्रवाई होना चाहिए। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में सोमवार की रात करीब 10:30 बजे भयंकर धमाका हुआ, जिस कारण क्षेत्र के करीब 15 किलोमीटर दूर तक आवाजें सुनी गई।
रात्रि का समय होने की वजह से लोगों में प्रथम दृष्टया भूकंप आने की अफवाह फैल गई। लोग घर के बाहर निकल गए और रात भर इसी तरह की अफवाहों का दौर चलता रहा। मंगलवार की सुबह इस मामले की पुष्टि हुई कि रात के अंधेरे में मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड नॉर्थ सेक्शन में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें जनहानि भी होने की जानकारी सूत्रों के माध्यम से मिल रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण से मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। प्रोजेक्ट के पीआरओ एसएच पनिग्रही से जब पद्मेश न्यूज की टीम ने दूरभाष पर चर्चा की तो सीधा उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई धमाका ही नहीं हुआ जिसकी आवाज उन्होंने सुनी हो। इस विषय पर जिला प्रशासन को भी जानकारी नहीं है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि उन्हें हमारे माध्यम से ही यह जानकारी लग रही। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में जनहानि भी हुई है, लेकिन इस विषय को प्रोजेक्ट के द्वारा छुपाया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोग बताते हैं कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई जिसे प्रोजेक्ट के द्वारा छुपाया गया, क्योंकि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में वर्तमान समय में जिले के बाहर के कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस कारण हो सकता है कि जो जनहानि हुई हो उसमें स्थानीय स्तर पर उसे छुपा लिया गया हो और वरिष्ठ स्तर पर जानकारी देकर मामले पर खामोशी बरती जा रही हो। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है जब मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के भीतर लापरवाही के कारण कोई इस तरह की हानि हुई हो। इसके पूर्व भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। हालांकि स्थानीय स्तर के कर्मचारियों के कार्यरत होने के कारण मामले का खुलासा हो गया, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि सोमवार की रात को बड़ी संख्या में बाहर से आए श्रमिक मलाजखंड का प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड नॉर्थ सेक्शन में काम कर रहे थे। पता नहीं है कि इस धमाके बाद वे किस हालत में है, यह तो कॉपर प्रोजेक्ट को ही पता होगा। यदि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, सब कुछ ठीक है, तो फिर कॉपर प्रोजेक्ट के अधिकारी इस मामले से पल्ला क्यों झाड़ते हुए दिखाई दे रहे, जिससे दर्जनों सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या जिस कारण धमाका हुआ? आखिरकार इस धमाके की गूंज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, तो वहां कल काम कर रहे कर्मचारियों की क्या स्थिति हुई होगी? ऐसा क्या हुआ कि रात के अंधेरे में कॉपर प्रोजेक्ट को धमाके करने की जरूरत पड़ गई? जितने मुंह उतना ही सवाल, हर किसी का अपना तर्क, हर किसी की अपनी जवाब, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर कॉपर प्रोजेक्ट खामोश सिर्फ और खामोश। जिले के ग्रामीण थाना के अंतर्गत समनापुर रोड विश्रामपुर के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पूरनलाल डहरवाल अपने बेटे संतोष डहरवाल निवासी कटेगांव जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे निकेश सोनवा ने बालाघाट की ओर आ रहे, तभी दोनों वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय बस स्टैंड में बेलगाम यात्री बस की चपेट में आने से एक बस हेल्पर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दतिया निवासी शिव पंचेश्वर बालाघाट में एक निजी बस ट्रेवल्स में हेल्पर का काम करता था। 22 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे गोंदिया जाने वाली बस लगा रहा था। इसी दौरान दूसरी बस की भी चपेट में आ गया। घायल शिव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वाराणसी के वार्ड नंबर 13 जैन मोहल्ले स्थित जैन भवन में महावीर इंटरनेशनल राय सिटी वाराणसी के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच, चश्मे वितरण एवं मोतियाबिंद लेस प्रत्यारोपण ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष रीना कौंसल सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें निःशुल्क नेत्र जांच कर आवश्यकता के अनुसार मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन एवं चश्मों का वितरण किया गया, जिसमें 40 मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मरीजों का चयन किया गया, जिन्हें देवाजी नेत्रालय जबलपुर भेजा जाएगा, जहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा एवं 126 लोगों को चश्मे का वितरण किया गया। इस प्रकार कैंप में 193 लोगों की आंखों की जांच की गई। इस अवसर पर देवाजी नेत्रालय जबलपुर की टीम, महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारी, सदस्य व सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आज यहाँ पर आज महावीर इंटरनेशनल की तरफ से नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी की यहाँ पे जो बापना जी हैं, ताराचंद बापना जी हैं, और उनकी तरफ से पूरे ये चेकअप फ्री है। और देवजी नेत्रालय से पूरी टीम आई हुई है। नेत्र जांच होने के बाद सेलेक्ट करेंगे जो मरीज को मोतियाबिंद का हो, उनको आप जबलपुर तक लेके जाएंगे और उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा, उनको वापस यहाँ ला के छोड़ेंगे। और इसमें हमारी सहयोगी संस्था दिगंबर जन पंचायत कमेटी है, जिनने ये भवन हमको निःशुल्क दिया हुआ है। वाराणसी कृषि उपज मंडी में अपनी उपज बेचने आने वाले किसानों को मंडी के द्वारा लगाई गई बोली में धान बिकने पर व्यापारियों के द्वारा बड़े दाम में मांगने पर मंडी प्रशासन के द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जा रही, जिसको लेकर कृषक बेहद ही आक्रोशित है।
कृषकों ने बताया कि कृषि उपज मंडी में 22 अक्टूबर को सुबह किसानों के द्वारा लाई गई धान की बोली कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर के धान व्यापारियों ने धान खरीदी करने के लिए बोली लगाई और धान खरीदी के दौरान बोली से असंतुष्ट कृषकों ने धान बेचने से मना कर दिया। पर्पज से आए थे? धान बेचने आए थे मंडी। धान बेचने? बिक गई धान? नहीं बिकी। क्या हो बोलते? भाव कम लगा इसलिए दिया मैंने। हो गया तो क्या उसके बाद में फिर बोली कोई व्यापारी मतलब खरीदने को तैयार हुआ तो उसने मंडी सचिव ने मना कर दिया खरीदने के लिए। क्यों? मालूम नहीं। कैंसिल होने के बाद पर्ची नहीं कटी जाएगी करके, अनुबंध पर्ची नहीं कटेगी करके, अनुबंध पर्ची नहीं। कृषकों के पास पुनः उक्त धान व्यापारियों में से एक व्यापारी के द्वारा पहुंचकर बोली से 100 रुपए 200 रुपए बढ़ाकर धान को मांगा गया, जिस पर कृषकों के द्वारा मंडी प्रबंधन एवं मंडी सचिव से धान बिक्री करने की अनुमति मांगी गई ताकि वह अच्छे दाम में अपनी धान बेच पाए, किंतु मंडी प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक बोली का हवाला देते हुए अनुमति देने से साफ इंकार कर दिया गया, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। धान बेचने आए थे, रविवार के दिन आए अपन। कितने दिन हो गए? आज 3 दिन हो गया। क्या बोलते हैं? धान आज हमने कम भाव में बोली लगी, हमने नहीं दिए। उसके बाद में दूसरा व्यापारी धान बढ़ा करके खरीदी करने तैयार है, अनुबंध पर्ची काटने मंडी वाले इंकार है। आप तो चर्चा की होगी तो क्यों बोलते? ये ना नहीं कह रहे कि अनुबंध पर्ची कैंसिल देर की पर्ची नहीं कटेगी। नहीं कटेगी? नहीं कटेगी। दूसरे दिन माल बेचते, दूसरी बोली बोलने के लिए बाल रहे तो दूसरी बोली भी नहीं हुई। यानी एक बार जिसकी बोली लग गई उसकी दोबारा बोली नहीं लगेगी? नहीं की जाएगी। अभी अगर से आपकी धान यहाँ से उठती नहीं है तो क्या दिक्कत आ जाएगी? वैसे 3 दिन से पड़े आप यहाँ। तो कल बेचो बोल रहे, कल बेचो बोल रहे। उनको जगह मांग रहे, गोडाउन मांग रहे तो गोडाउन भी नहीं दे रहे। माल चोरी जाए जवाबदारी हमारी है। 3 दिन से भूखे प्यासे गिरी हुई है। अत्याधिक रकम की बोली लगाने वाले व्यापारी से सौदा पक्का हो जाता है, जिस पर व्यापारी बोली के रेट से प्रति क्विंटल के हिसाब से कृषकों को पेमेंट कर अपना खरीदा हुआ धान उठाते हैं। मंडी द्वारा जो है खुली नीलामी में कम से कम परस्पर प्रतिस्पर्धा में 3 से ज्यादा व्यापारी होना चाहिए और वो एक अकेले व्यापारी एकल नीलामी में किसानों का माल नहीं बेच सकते। तार्किक ये है कि किसान को गुमराह करके वो जो है प्रलोभन देकर के उल्टा सीधा माल खरीद लिया है और वो जो है प्रलोभन दे रहा, जब उसको उच्चतम दर पे देना था तो खुली नीलामी में उसको रेट देना था और खुली नीलामी में उच्चतम रेट पे ही माल जिसको 3 होगा उसको नीलामी होती है व्यापारी। दिवाली त्योहार के मद्देनजर मिलावट के खिलाफ कार्रवाई एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा प्रशासन बालाघाट के द्वारा 21 और 22 अक्टूबर को जिले भर में अलग अलग खाद्य दुकानों में जांच की गई। इस दौरान चरेगांव की 3 खाद्य प्रतिष्ठान परी किराना, अनुष्का ट्रेडर्स एवं ओम किराना से कुल 6 नमूने तुअर दाल, चना दाल, टोस्ट, इलायची, चाय, शक्कर एवं मेथी के नमूने जांच हेतु लिए गए। दिनांक 22 अक्टूबर को बालाघाट के 2 खाद्य प्रतिष्ठान बीकानेरी मिठाई वाला से कैडबेरी, सेलिब्रेशन एवं पेड़ा का नमूना लिया गया। मां भगवती राजपुरोहित स्वीट से कलाकंद एवं राठी सोन पपड़ी का नमूना जांच हेतु भेजा गया। श्याम लालवानी फ्रूट वाले के विरुद्ध बिना लाइसेंस का प्रकरण मुख्य न्यायाधीश न्यायालय में दायर किया गया। वारासोनी जनपद पंचायत के वारासोनी के सभा कक्ष में 22 अक्टूबर को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पंचायत स्तर पर किए जा रहे कार्य एवं शासन की योजना का लाभ कितने प्रतिशत लोगों को मिल पा रहा है या नहीं सहित अन्य प्रकार के विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। रोजगार सहायकों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्य में से जिस कार्य की राशि स्वीकृत कर दी गई है रोकने के लिए कोई प्रयास है ना, राशि जब भी मिलेगी उपयोग करेंगे, तब तक उसमें होल्ड लगाओ। आज के सभी पंचायतों के सभी सचिव, सभी पीसीओ, सभी उपयंत्री आज की बैठक में उपस्थित हुए थे। समीक्षा बैठक थी पंचायतों में जो भी निर्माण कार्य प्रचलित हैं, प्रगतिरत हैं, चल रहे हैं, उनकी समीक्षा बैठक थी कि निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण कर पाएंगे। साथ में जो हितग्राही मूलक योजना है, संबल योजना में, पेंशन योजना में या वर्तमान में हितग्राहियों के लिए जो भी आवास योजना संचालित है, इन योजनाओं में क्या प्रगति चल रही है उसकी पंचायतवार समीक्षा। सर नए दिशा निर्देश क्या दिए? सभी पंचायतों को, सभी सचिवों को यह निर्देशित किया गया है कि उनकी पंचायतों में जो पहले से निर्माण कार्य प्रचलित हैं, प्रगतिरत हैं, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जाए और जब वह कार्य पूर्ण हो जाते हैं तभी अन्य नवीन निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाए और उन्हें सैंक्शन किया जाए।
स्थानीय मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम परिसर में स्थित हजरत चांदसा वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में सालाना उर्स मुबारक का आयोजन किया गया, जहां सूफियाना पारंपरिक रीति रिवाजों के मुताबिक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दरगाह शरीफ में अकीदतमंदों के द्वारा चादर शरीफ पेश की गई, फातिया पढ़ी गई और अमन व अमान की दुआएं की गई। इसके अलावा आयोजन कमेटी के द्वारा विशाल पैमाने पर लंगर का भी इंतजाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत कर लंगर ग्रहण किया। आपको बताएं कि कौमी एकता की मिसाल के रूप में चर्चित इस दरगाह शरीफ में देर रात्रि कव्वाली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सूफियाना अंदाज में उम्दा तरीन कलाम पेश किए। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में धमाका, 15 किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज, लोगों में भूकंप की रही दहशत, पूरे मामले में खामोश प्रबंधन। रामपायली के बेनी टोला में एक नवविवाहिता ने किया अग्नि स्नान, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। शहर के बस स्टैंड में बस से दबकर हुई हेल्पर की मौत, बस लगवाते समय हुआ हादसा। फरहान राइस मिल का कस्टम मिलिंग का अनुबंध निरस्त, समय सीमा के भीतर कस्टम मिलिंग जमा नहीं करने का मामला। पंचायत चुनाव के लिए खाका तैयार, जारी की गई पंचायतों की अंतिम सूची, किरनापुर में सर्वाधिक और बैयर में सबसे कम पंचायतें। प्रशासन ने शुरू की खाद्य दुकानों की जांच, आधा दर्जन दुकानों में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 13 वर्ष से अतिथि शिक्षकों के भरोसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच की चल रही पढ़ाई। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय को नेट की टीम ने दिया बी ग्रेड, छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। और काजू दिलाएगा बालाघाट जिले को नई पहचान, 200 हेक्टेयर में किसान लगाएंगे काजू। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।